हो गया। हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था व्यंजन और व्यंजन का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया था कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, फिर इसके बाद ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तीन सभी तथ्यों को हम लोगों ने बारीकी से अध्ययन किया। और आज का हम लोगों का वीडियो रहेगा, या आज का हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा प्रयत्न रहेगा, और प्रयत्न के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में, रीट में, यानी किसी भी स्टेट का अगर टेट होता है तो उसके लिए यह उपयोगी होता है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप यूपी टेट प्रीवियस ईयर आप उठाकर पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रयत्न जो होते हैं किसे कहा जाता है, और प्रयत्न से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो ये प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे प्रयत्न, और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रयत्न किसे कहते हैं। अगर प्रयत्न को परिभाषित करना होगा दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण करने की रीति को प्रयत्न कहते हैं। ठीक है ना, यानी वर्णों के उच्चारण करने की रीति को प्रयत्न कहते हैं। यानी परिभाषा हम लोगों ने यही जाना कि प्रयत्न किसे कहा जाता है, तो आप परिभाषा बता सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण करने की रीति को क्या कहा जाता है, प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है ना। और ये भी जानना हम लोगों को जरूरी है कि प्रयत्न जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के प्रयत्न होते हैं। तो प्रयत्न मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं कि प्रयत्न जो होता है यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। और वह कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आप बता सकते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, और जो दूसरा प्रकार होता है उसका नाम बाह्य प्रयत्न। ठीक है ना। तो पहला जो वर्गीकरण किया गया है प्रयत्न का, या प्रकार बताया गया है, तो अभ्यंतर प्रयत्न या अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, और जो दूसरा बताया गया है बाह्य प्रयत्न। ठीक है ना। यानी प्रयत्न कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, और जो दूसरा प्रकार होता है उसका नाम होता है बाह्य प्रयत्न। लेकिन यहां से डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो ये तथ्य हम लोगों को जानना जरूरी है। अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है 5 प्रकार का होता है, और बाह्य प्रयत्न जो होता है 11 प्रकार का होता है। ठीक है ना। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार का, और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का, तो 11 प्रकार का होता है। ये डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर यूपी टेट के एग्जाम में पूछा है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो ये तथ्य आप समझ चुके कि अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का, और बाह्य प्रयत्न जो होता है 11 प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग यह भी जानेंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है 5 प्रकार का कौन कौन सा प्रकार होता है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो अभ्यंतर प्रयत्न में जो पहला प्रकार बताया गया है स्पृष्ट प्रयत्न, और जो दूसरा प्रकार बताया गया है ईषत् स्पृष्ट, और तीसरा प्रकार जो बताया गया है ईषत् विपरीत, चौथा प्रकार जो बताया गया है विपरीत, और
पांचवा जो प्रकार बताया गया है समृद्ध प्रयत्न, ठीक है ना। तो अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हम लोग जानेंगे कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार बताया गया है स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न। और जो दूसरा प्रकार बताया गया है ईसत स्पृष्ट प्रयत्न, ईसत स्पृष्ट प्रयत्न। तीसरा प्रकार जो होता है ईसत विपरीत प्रयत्न, ईसत विपरीत प्रयत्न। और जो चौथा प्रकार होता है विपरीत प्रयत्न। पांचवा प्रकार समृद्ध प्रयत्न, ठीक है ना। तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के, पहला स्पृष्ट प्रयत्न, दूसरा ईसत स्पृष्ट प्रयत्न, और जो तीसरा होता है ईसत विपरीत प्रयत्न, चौथा विपरीत प्रयत्न, और पांचवा जो होता है समृद्ध प्रयत्न होता है, ठीक है ना। तो ये पांचों हम लोगों को पता होना चाहिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आपके परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। इसी दृष्टिकोण से हम लोग वही चीज पढ़ने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में बनता हो, ठीक है ना। और जिससे होगा क्या, यदि आप ये समझ जाते हैं कि नहीं ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है और ये तथ्य आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, तो आधा आपका एकदम समस्या क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और आप अधिक नंबर गेन कर सकते हैं, अधिक नंबर पा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो स्पृष्ट प्रयत्न है पहला प्रकार में, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क से लेकर के म तक, क से लेकर म तक जितने वर्ण होते हैं ये सभी वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। चूंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह पढ़ा था कि क से लेकर जो म तक, क से लेकर म तक जो वर्ण आते हैं, तो व्यंजन का वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ा था कि ये कहलाते क्या है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर के म तक जितने वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप ये भी बता सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग होते हैं 5 वर्ग होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जो व्यंजन वर्ण आएंगे वे सभी क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। तो यही तथ्य जो बताया गया है स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत क से लेकर म तक जो वर्ण आते हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत ये वर्ण माने जाते हैं। दूसरा जो प्रकार बताया गया है ईसत स्पृष्ट प्रयत्न, ईसत स्पृष्ट प्रयत्न। आप इसके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं य र ल व, ठीक है ना। य र ल व ये जो व्यंजन वर्ण आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ईसत स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और आप इसके बारे में जानते हैं जब व्यंजन का वर्गीकरण किया गया था तो य र ल व को किस नाम से जाना गया था, तो अंतस्थ व्यंजन के नाम से, अंतस्थ व्यंजन के नाम से इसे जाना गया था, ठीक है ना। और अंतस्थ व्यंजन भी पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं, तो 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो य र ल व होते हैं, ठीक है ना। चूंकि ईसत स्पृष्ट प्रयत्न पढ़ रहे हैं तो ईसत स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो य र ल और व, ये वर्ण ईसत स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, ठीक। जो तीसरा प्रकार बताया गया है ईसत विपरीत प्रयत्न, ईसत विपरीत प्रयत्न, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं
स स स ह, ठीक है ना, जिसको आप ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर ईसत विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत स स और ह, ये जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो ईसत विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। चूंकि व्यंजन का वर्गीकरण पढ़े थे आप, तो वहां पर बताया गया था कि स स और ह जो होता है इसको ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत इसे माना जाता है स और ह को। चूंकि आप जानते हैं कि जो ह होता है, ह जो होता है इसे काकल्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। काकल्य वर्ण के नाम से भी ह को जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ह जो होता है काकल्य वर्ण इसे कहा जाता है। चूंकि ह का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। आप जब पढ़ेंगे संस्कृत के अंतर्गत उच्चारण स्थान, तो आप एक सूत्र जानते हैं संस्कृत में, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है ना। तो वहां से ह जो आता है उच्चारण स्थान में तो कंठ से उच्चरित किया जाता है। लेकिन आप ये जानते रहिएगा कि जो ह होता है यह काकल्य वर्ण के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अब अगला जो प्रकार है, चौथा प्रकार विपरीत प्रयत्न। विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आप बता सकते हैं सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अ को छोड़कर। अ भी स्वर है जिसका कोई मात्रा नहीं होता। अ क्या है? स्वर है, लेकिन इसका कोई मात्रा नहीं होता है। तो अ को छोड़कर सभी स्वर जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है समृद्ध प्रयत्न, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आप बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत केवल क्या आता है? तो अ आता है, जिसे समृद्ध प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। यानी अ जो होता है समृद्ध प्रयत्न के अंतर्गत माना जाता है इसे। यानी हम लोगों ने पढ़ा प्रयत्न, प्रयत्न किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण करने की रीति को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न जो होता है दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न होता है और जो दूसरा प्रकार होता है बाह्य प्रयत्न होता है, ठीक है ना। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? तो इसके बारे में आपको बताया गया है। पहला जो प्रकार बताया गया है स्पृष्ट। स्पृष्ट के अंतर्गत क से लेकर म तक जितने वर्ण आते हैं सभी स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत माने जाते हैं। जो दूसरा प्रकार हम लोगों ने पढ़ा ईसत स्पृष्ट प्रयत्न, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो य, र, ल, व, जिसको अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो प्रकार हमने पढ़ा ईसत विपरीत, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो स और ह, ठीक है ना। तो ये ईसत विपरीत जिसको ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। ह जो होता है काकल्य वर्ण के नाम से भी इसे जाना जाता है। ह को काकल्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चौथा जो प्रकार है विपरीत प्रयत्न, इसमें सभी स्वर आते हैं। विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। और समृद्ध प्रयत्न के अंतर्गत क्या आता है? कौन सा वर्ण आता है? तो अ आता है। इस प्रकार हम लोगों ने अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में अध्ययन किया। लेकिन आप ये जानते हैं कि प्रयत्न जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है अभ्यंतर प्रयत्न होता है, और जो दूसरा प्रकार होता है उसका नाम बाह्य प्रयत्न। दूसरा प्रकार क्या है? बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बाह्य प्रयत्न, ठीक है ना। बाह्य प्रयत्न बताया गया है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 11 प्रकार का होता है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यहां से पूछा हुआ है। चूंकि अभ्यंतर प्रयत्न पूछा था कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार, और 5 प्रकार हम लोग जान चुके। जो दूसरा प्रकार है बाह्य प्रयत्न, ये 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो 11 प्रकार का। और हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि 11 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है उसका नाम क्या होता है? तो विवार।
उसका नाम क्या है? विवार। और दूसरा जो प्रकार है वाय प्रयत्न के अंतर्गत समवार। समवार। तीसरा जो प्रकार है उसका नाम श्वास। श्वास। फिर चौथा नाद। पांचवा जो है घोष। आप इसे सघोष भी कह सकते हैं, घोष या सघोष भी आप देखेंगे तो मिलेगा लिखा हुआ। छठवां जो प्रकार होता है अघोष। सातवां प्रकार अल्प प्राण। अल्प प्राण। आठवां प्रकार महाप्राण। नवां प्रकार जो होता है आप बता सकते हैं उदात्त। दसवां अनुदात्त। और 11वां जो होता है स्वरित। स्वरित। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम लोगों ने यह जाना कि प्रयत्न जो होता है बाह्य प्रयत्न होता है यह 11 प्रकार का होता है। और कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो विवार, समवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। कितने हुए? 11 हुए। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। ठीक है ना? लेकिन आप देखेंगे तो आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है सुपर टेट 2019 वाला। आप जब देखेंगे जो जनवरी में हुआ था तो उसमें पूछा हुआ महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो यह भी जानना जरूरी है। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं, घोष की क्या परिभाषा होती है या सघोष की क्या परिभाषा होती है, अघोष की परिभाषा क्या होती है। तो इन तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और देखेंगे। ठीक है ना? तो अगर परिभाषित करना होगा घोष, घोष किसे कहते हैं या सघोष किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के या जिन वर्णों के उच्चारण करने में आपका स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, झंकार करती हैं या झंकृत होती हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो सघोष कहलाते हैं। ठीक है ना? सघोष आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है ना? अब यह जानना पड़ेगा हम लोगों को कि सघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है ना? तो आप बता सकते हैं कि सघोष के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है ना? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है ना? और य, र, ल, व अर्थात आप इसको बता सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन। क्या बता सकते हैं? अंतस्थ व्यंजन बता सकते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। आप इसे भी लिख सकते हैं। कौन कौन सा? तो पहला वर्ग में ग, घ और ञ। ठीक है ना? ग, घ और ञ। उसके बाद जो दूसरा वर्ग होगा इसमें कौन कौन सा आता है तो आप बता सकते हैं ज, झ, ञ। ज, झ, ञ। तीसरा वर्ग ट नहीं होगा ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होगा ना, तो ये नहीं होगा। ड, ढ और ढ़। अब अगला जो वर्ग होगा द, ध, न। ठीक है ना?
यानी कौन सा? त वर्ग। कौन सा वर्ग? त वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है ना। त थ ये दोनों को नहीं लेना है, द ध न इसको आप लेंगे, ठीक है ना। तो द ध न। और प वर्ग में ब भ म। और अंतस्थ व्यंजन, और कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल और व। ये जो वर्ड होते हैं सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं, जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बारे में यदि आप जानते रहेंगे तो उत्तर आसानी से दे सकेंगे। दूसरा जो प्रकार है अघोष, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अघोष के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अघोष को अगर परिभाषित करना होगा तो आप बता सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपका स्वर तंत्रियां जो होती हैं झंकृत नहीं होती हैं, उन्हें अघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। आप लिख सकते हैं इसको, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, झंकृत नहीं होती हैं, उन्हें अघोष कहा जाता है। अघोष कहा जाता है, ठीक है ना। यानी अघोष की परिभाषा क्या हुई? वे व्यंजन वर्ण जिनका वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो अघोष कहा जाता है। लेकिन जैसे में आपको जानना होगा कि अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो होता है अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा अक्षर आता है, वर्ण आता है। और क्या आता है? तो स और विसर्ग आता है। आप इसको लिख लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है ना। पहला और दूसरा वर्ण, इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। कौन कौन सा? क ख च छ ट ठ त थ प और फ। ये जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? पहला और दूसरा वर्ण है। क वर्ग का पहला और ख, च छ ट ठ त थ प फ। और इसमें और कौन से आते हैं? तो आप बता सकते हैं कि स और विसर्ग आता है इसके अंतर्गत। स और क्या आता है भैया? विसर्ग आता है, ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत है? तो अघोष के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? महाप्राण किसे कहते हैं? क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुपर टेट में यहां से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यस टेट सुपर टेट में महाप्राण आप जब पेपर हल करेंगे प्रीवियस ईयर का 2019 वाला, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो बहुत आसान प्रश्न है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम इसको इरेज करते हैं, फिर जानेंगे हम लोग, या जानने का प्रयास करेंगे। अल्प प्राण किसे कहा जाता है और महाप्राण किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो अल्प प्राण आप बता सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होता है, आपके मुख से वायु जो होती है बहुत कम मात्रा में निकलती है, या श्वास जो होती है बहुत कम मात्रा में निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। और अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है ना। अल्प प्राण में जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। और कौन सा वर्ण आता है, तो आप बता सकते हैं, य, र, ल, व। यानी इसको आप जानते ही हैं, जब व्यंजनों का वर्गीकरण बताया गया था तो वहां पर अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। आप अल्प प्राण को परिभाषा बता सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण में आता है। किसके अंतर्गत, अल्प प्राण के अंतर्गत। आप लिख सकते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं, तो लिख सकते हैं क, ग, ञ, च, ज, य, ट, ड, ड़, ठीक है ना, त, द, न, प, ब, म। प्रत्येक वर्ग के क्या है, प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है। ये किसके अंतर्गत है, तो अल्प प्राण के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है भैया, अल्प प्राण के अंतर्गत है। और इसी में अंतस्थ व्यंजन भी आता है, य, र, ल, व। ये सब भी अल्प प्राण के अंतर्गत ही माने जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। चूंकि महाप्राण जानने से पहले महाप्राण की परिभाषा हम लोग जानेंगे। महाप्राण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपके मुख से जो वायु की मात्रा होती है बहुत ज्यादा निकलती है, या श्वास जो होती है अधिक निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार और परिभाषा बता सकते हैं महाप्राण की, क्या बता सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से क्या होता है, श्वास अधिक निकलता है या ज्यादा निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण के अंतर्गत माना जाता है। और कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बता सकते हैं स, और ह। ये जो वर्ण होते हैं ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात अब जो स और ह है, इसको आप व्यंजनों का वर्गीकरण जब पढ़े थे तो वहां पर आप जाने थे कि इसे क्या कहा जाता है, तो उस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, उस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब आइए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कौन कौन से होंगे, तो आप बता सकते हैं ख और ढ, ठीक है ना। फिर उसके बाद च वर्ग लेंगे तो च, छ और झ, ठीक है ना, छ और झ। उसके बाद ठ, फिर क्या हो जाएगा ढ, क्या हो जाएगा, तो इसमें यानी महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होगा तो क्या होगा भैया, क वर्ग में लेंगे तो दूसरा वर्ण क्या है, ख है, चौथा वर्ण जो है घ है, ठीक है ना। च वर्ग लेते हैं तो दूसरा वर्ण छ है और चौथा वर्ण क्या है, तो झ है, ठीक है, झ ही है। फिर उसके बाद जब आप लेते हैं ट वर्ग, तो ट वर्ग में दूसरा वर्ण जो होता है ठ होता है और चौथा वर्ण क्या होता है, ढ होता है। फिर उसके बाद आप यदि आप लेते हैं त वर्ग में, तो त वर्ग का जो दूसरा वर्ण होता है थ होता है और चौथा वर्ण क्या होता है, तो ध होता है,
ध। प वर्ग में दूसरा वर्ण क्या होता है? फ होता है, और चौथा वर्ण जो होता है भ होता है। क्या होता है? भ होता है। ठीक है ना? यानी ये जो वर्ण है ये महाप्राण के अंतर्गत माने जाते हैं। साथ ही साथ स और ह ये भी महाप्राण के अंतर्गत माने जाते हैं, जिसको ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, अर्थात स को ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का था प्रयत्न। प्रयत्न 2 प्रकार का, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का, और हम लोगों ने अध्ययन किया। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आपको ये टॉपिक या वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, लाइक्स भी करें। धन्यवाद।